अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 19 इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, पर्यावरण एवं प्रदूषण के बारे में। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण एक व्यापक शब्द तथा अवधारणा है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। पर्यावरण का निर्माण अनेक तत्व कारकों से होता है जिसे पर्यावरण का घटक कहा जाता है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणाली, प्रभावों का योग है जो जीव और प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन के विषय में इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधित विषय क्षेत्र निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहला उसके अंतर्गत आता है पारिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसमें जीव, वातावरण आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे ही पारिस्थितिकी इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टोंसले द्वारा दिया गया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों का युक्त होते हैं। इसकी अपनी स्वयं उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। दूसरा है मानव स्वास्थ्य अर्थात ह्यूमन हेल्थ के बारे में। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव रोग पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं, जैसे वायु, जल तथा मिट्टी। पर्यावरण में होने वाले कई परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र माना जाता है। तीसरा है वानिकी क्षेत्र अर्थात फॉरेस्ट्री रीजन। प्राकृतिक रूप वृक्षों के समूह को वन कहा जाता है। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हरा सोना के रूप में वृक्षों को जाना जाता है। चौथा है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। वर्तमान युग को जैव प्रौद्योगिकी युग कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी सहायक है। अब है संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जीवमंडल। हमारे चारों ओर जीवित जगत है जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। इसमें 2 भाग विभक्त किया गया है। जीवमंडल के जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है, प्राणी मंडल और वनस्पति मंडल। प्राणी मंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के पशु, पक्षी एवं मनुष्य को सम्मिलित किया गया है। वनस्पति मंडल की बात की जाए तो इस प्रकार में छोटी बड़ी वनस्पतियों को सम्मिलित किया गया है। अब दूसरा है स्थल मंडल के बारे में। जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% भाग पर है और स्थलमंडल की बात की जाए तो धरातल का 29% भाग आता है। इसे स्थलमंडल 3 परत है। पहली परत भूपृष्ठ है तथा धरातल। इसे परत की गहराई की बात की जाए तो 100 किलोमीटर के आसपास है। अब तीसरा है जलमंडल। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सतह का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल का विस्तार है। अब है वायुमंडल। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त और वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के इसके चारों ओर टिका हुआ है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी की जीवित ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वायुमंडल का संगठन के बारे में बात की जाए, वायुमंडल में न केवल गैसें मौजूद होती है बल्कि जलवाष्प, धूलकण भी मौजूद रहते हैं, जिससे पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों के अंतर्गत
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत कुल वायुमंडलीय गैस का 99.75% है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा का प्रतिशत इस प्रकार है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो जिसकी प्रतिशत की बात की जाए तो 78.8% है, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20.95%, लगभग 21% के बराबर है। और आर्गन की बात की जाए तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% और नियोन 0.02%। अब वायुमंडल की संरचना की बात की जाए, सबसे कम जो है हाइड्रोजन है। अब है वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल को अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह पर घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के अनेक जैविक और अजैविक घटक एक जटिल समूह है। पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अजैविक घटक के बारे में, अर्थात एबोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अजैविक घटक से अभिप्राय है उन सभी भौतिक तथा रासायनिक कारक है जो जीवों को प्रभावित करते हैं, उनकी वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रिया को नियंत्रित करते हैं, उसे अजैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। मुख्य रासायनिक तथा भौतिक कारक इस प्रकार है। पहला है तापमान। तापमान पर्यावरण को गर्मी और को मापने का पैमाना है, जिसे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में प्रदर्शित किया जाता है। गर्मी ऊर्जा एक स्वरूप है, जीवन के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जीवमंडल के विभिन्न भागों में विभिन्न तापमान पाया जाता है। प्रकाश। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश जंतुओं और पौधों की जैविक प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरे जल की बात करेंगे। जल जीवन के लिए आधार का कार्य करता है। जल एवं सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है। चौथा है नमी। नमी या आर्द्रता अभिप्राय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से होता है। अनेक सूक्ष्मजीव नमी आर्द्रता की उपस्थिति में ही प्रजनन करते हैं। अब पांचवा है मिट्टी या मृदा। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने एवं कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्मजीव के अंतःक्रिया से बनी है, मृदा कहलाती है। मृदा या मिट्टी के अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह अनेक जंतुओं तथा वनस्पति के आधार पर प्रदान करती है। मिट्टी की निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब है छठा है गुरुत्व। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता है। गुरुत्व के कारण ही वर्षा की बूंदें गिरती है और जल निम्न स्तर की ओर बहता है। बहने वाला जल जो कार्य करता है वह गुरुत्व बल के कारण ही होता है। अब है पोषक तत्व की बात करें। पोषक तत्व जीवों की वृद्धि, विकास, वितरण, प्रजनन आदि को प्रभावित करते हैं। जिन पोषक तत्व की प्राणियों को अधिक मात्रा में आवश्यक होती है वे बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, और जिन पोषक तत्व की प्राणियों की कम आवश्यकता होती है उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व जो होता है बृहद पोषण तत्व के अंतर्गत आते हैं, और सूक्ष्म मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर आदि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो भाग है जैविक घटक के बारे में, अर्थात बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक के अभिप्राय है उन सभी जीवधारियों में जो आपस में अजैविक घटक के अंतःक्रियात्मक संबंध रखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, सूक्ष्मजीव, मनुष्य आदि सभी पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर जैविक घटक को 3 समूह में बांटा जाता है। पहला है उत्पादन, अर्थात जिसे कहा गया है प्रोड्यूसर। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहा जाता है, या अर्थात ओटोप्सी कहा जाता है। जैसे
हरे पौधे सूर्य का प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो है वो उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा जो भाग होगा उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर। कंज्यूमर वे जीव जो दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को खाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें परपोषी भी कहा जाता है। जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। सभी जंतु एवं मनुष्य जो है उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता विविध पोषी होते हैं क्योंकि कुछ जंतु पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ को खाते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतु को खाकर अपना पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी। वे जंतु जो सीधे पेड़ पौधे द्वारा भोजन या उत्पादन को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, खरगोश, ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ये सभी सीधे पेड़ पौधे खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी हार्निवोरस यानी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता में वे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मेढक, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि। ये सभी क्या है? मांसाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता का भोजन प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, मोर इत्यादि। और आखिर है अपघटक। वे जीव जो मृत जीवों को उत्पाद को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं उसे अपघटन कहलाते हैं। प्रायः सूक्ष्मजीव कवक अपघटन के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक जीव मंडल को सफाई कर्मचारी के रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपाचयक भी कहा जाता है। यदि अपघटक ना हो तो पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशिष्ट पदार्थ का ढेर लग जाएगा और अपघटन पेड़ पौधे के जंतुओं को मृत शरीर तथा उनके द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ से सड़ा गलाकर उन्हें जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ से सरल यौगिक पदार्थ के तत्वों में बदल देते हैं। अब एक खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विभिन्न जीवों के एक अपशिष्ट क्रम है जिसके द्वारा परितंत्र के खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा निम्न प्रकार के प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब बात की जाए घास की, तो घास हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, घास हो गया उत्पादक, और टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और टिड्डा को मेढक खाएगा, ये द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को सर्प खाएगा, हो गया तृतीय उपभोक्ता। और तृतीय और इसके अंतर्गत घास को कौन खाएगा? घास, बकरी और मेढक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। घास हो गया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। अब है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वातावरण के प्रकार, उसके प्रति मानव की अभिवृत्ति, संस्कृति, प्रभाव, पर्यावरण संरचना एवं अधिकल्प इत्यादि का अध्ययन किया जाता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत। वर्तमान समय में पर्यावरण मनोविज्ञान के 3 सैद्धांतिक उपागम प्रचलित है। पहला अनुकूलन उपागम पर्यावरण उसकी भौतिक विशेषताओं के रूप में ग्रहण करता है एवं व्यक्ति को जैविक मनोवैज्ञानिक आधुनिक प्राणी मानता है जो पर्यावरण के खतरे को कम करता है। पर्यावरण की समस्या सामाजिक संरचना द्वारा उत्पन्न मानी जाती है। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा भूदृश्य का निर्माण होता है जिसमें मानवीय निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई साधन, परिवहन संचार के साधन, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि। मानव एक क्रियाशील इकाई है जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र बिंदु माना जाता है।
मानव अपनी शक्ति, क्रियाकलापों और प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण अथवा मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अब है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तीव्र रूप से औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्तावाद आदि के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं। पहला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में, जल के अवांछित हानिकारक पदार्थ को मिल जाने से जल प्रदूषण कहलाता है। जल की गुणवत्ता घट जाती है। जल प्रदूषण के लिए बहुत कारक उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित है। घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, झाग आदि जल के स्रोतों में मिलने से, खेतों में रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखाना से निकलने वाला कचरा, रसायन के गर्म जल आदि के कारण जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं अवशेषों के मिलने से कभी कभी अमोनिया की मात्रा को बढ़ने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों, तालाबों आदि प्रदूषण को बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है, क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जल प्रदूषण के संबंधित रोग दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, शारीरिक विकलांगता, हैजा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। जल संक्रमण से जल में पारे के घुलने से मिनीमाता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग उत्पन्न होता है। बहुत ही VVI है। अब दूसरा जो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है हानिकारक पदार्थ के मिलने से, जिससे वायु गुणवत्ता घट जाती है और वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारक जो है जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधी और जलवायु के विस्फोट आदि से, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से, धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने से, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से, वन उन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगिकरण भी प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्मोक की समस्या उत्पन्न होती है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में इसमें धुएं और धूलकण कोहरे के साथ मिल जाते हैं। अब तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों के लिए घातक होती है। इस ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण की बात की जाए तो प्रभाव क्षणिक एवं सीमित होता है। बादलों का कड़कना, बिजली गरजना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि मानवीय कारण की बात की जाए तो औद्योगिक इकाई द्वारा, वाहनों के द्वारा, सामाजिक संस्कृति कार्यक्रम में लाउडस्पीकर आदि मानव कारणों के बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण के कारण माने गए हैं। ध्वनि प्रदूषण में मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण में सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है और अस्थायी या अस्थायी रूप से श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। उच्च ध्वनि मानवों की आवर्धित एड्रेनलिन स्तर, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार तथा अन्य मनोवैज्ञानिक दोष पैदा हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के। अब चौथा है मृदा प्रदूषण। जब मानव या प्रकृति द्वारा मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है तो उसे मृदु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण मनुष्यों के विभिन्न क्रियाओं जैसे अवशिष्टों का जमाव, कृषि रसायन उपयोग, खनन ऑपरेशन तथा नागरीकरण का नतीजा माना गया है। अब है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मृदा के भौगोलिक गुण का ह्रास, फसल पौधे के बड़े जीव जंतुओं को नकारात्मक प्रभाव से उर्वरकता में कमी होती है। मृदा के माध्यम से रोगों का प्रसार होता है। मृदा प्रदूषण के नियंत्रित करने का तरीका अधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर, शहरी कचरे के तकनीकी रूप से निस्तारण करके, कृषि उत्पादन में कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा किसी भी वस्तु को कार्य करने में जो क्षमता होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा के स्रोत की बात की जाए तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के मुख्य रूप से माना गया है। पहला है नवीनीकरण ऊर्जा और दूसरा है अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत कौन से आते हैं। और अनवीनीकरण की ऊर्जा के अंतर्गत दो आते हैं, दो भाग में बांटा गया है। एक भाग में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और दूसरा है परमाणु ऊर्जा और शैल गैस। अब है ऊर्जा एवं नवीनीकरण और नवीनीकरण के संसाधन के बारे में। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के भूपर्पट्टी में वनस्पति को देखने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन, इसका मुख्य घटक जो है कार्बन के उपयोग ताप घरों में बिजली उत्पादक कोक, कोलातर आदि का निर्माण में होता है। अब पेट्रोलियम की बात की जाए तो यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पति एवं जीव वस्तुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट एवं ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इसके कई उत्पाद हैं जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस आदि। अब प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस तेल के कुएं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य घटक जो होता है मीथेन गैस होती है अर्थात CH4। तरल पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह समान दाब पर द्रवित गैस होती है। इसका मुख्य संगठन ब्यूटेन होता है। यह रंगहीन गंधहीन गैस होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होता है। अब है संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह अति उच्च दाब पर दबाने का परिणाम स्वरूप बनती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य संगठन मीथेन गैस होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा नदियों के जल के बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पादन होती है। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जिससे सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं जिससे सौर ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। पवन ऊर्जा। पवन की गति टरबाइन के गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे पवन ऊर्जा कहलाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर आवर होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोतों को भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने एवं बिजली बनाने में किया जाता है। अब है ज्वारीय ऊर्जा। यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। बायोगैस। यह जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर और घरेलू अपशिष्ट से बनाई जाती है। यह अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम धातु को नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। बायोडीजल। यह करकास, पोंगोमिया और जेट्रोफा, रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में पर्यावरण संरक्षण जो हुआ वो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1972। इस सम्मेलन की घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन। अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए तो 1992 में इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। भारत में पर्यावरण का संरक्षण, चिपको आंदोलन, विश्नोई संप्रदाय और वन संरक्षण।
तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बीपीएससी, एसएससी और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में अक्सर इससे सवाल देखने को मिल जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह संगठन व्यक्ति स्तर पर दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार जो है वो पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह संगठन या व्यक्ति स्तर पर दिया जाता है। दूसरा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यह पर्यावरण संरक्षण योजना लागू करने वाले औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। इस तरह से हमारा थ्योरी सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,